अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर क्लैश रिसेंटली रिपोर्ट हुआ है एलओसी पर। और ये बॉर्डर क्लैश बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहा है। दोनों अतराफ कैजुअलिटीज़ के साथ साथ जख्मी होने की इतलात हैं, नुकसानात की काफ़ी ज़्यादा इतलात आ रही हैं। लेकिन ये इंडिया की तरफ से बॉर्डर क्लैश शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प रीज़न है और उस रीज़न को समझे बगैर आप इस पूरे बॉर्डर क्लैश की डायनामिक्स को भी समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के दरमियान इस बॉर्डर क्लैश के बारे में बता दूं। तो पाकिस्तानी साइड से जो बटाल सेक्टर है वहां पर और इंडियन साइड पर जो केजी सेक्टर है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्ट होता है पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान। इसी दौरान बहुत से क्लेम्स भी एक्सचेंज किए जाते हैं, एक मुल्क से दूसरी तरफ और दूसरे मुल्क से अपने मुखालफ मुल्क की तरफ। यानी कि हमने उनके इतने सोल्जर मार दिए, वो कहते हैं जी उन्होंने हमारे इतने सोल्जर। तो ये तमाम क्लेम्स चलते रहते हैं। बट लेटर ऑन जब विजुअल्स निकल कर सामने आते हैं तब रियलिटी कुछ साफ शफाफ हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो क्लैशेस होते हैं इसमें पाकिस्तान की जानिब इतलात हैं कि एक सोल्जर की शहादत हुई है, जबकि 2 से 3 सोल्जर्स जख्मी हुए हैं। जबकि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी मोटर शेल्स और अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, जिसमें एक इंडियन बंकर डिस्ट्रॉय हुआ है। उसके विजुअल्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये बेसिकली हार्डन्ड बंकर था जो कि नॉर्मली ज़ेर ज़मीन होता है, लेकिन इसका एक हिस्सा, एक पर्टिकुलर हिस्सा ज़मीन के ऊपर रखा जाता है ताकि विजिबिलिटी रहे और वहाँ से दुश्मन को इंगेज किया जा सके। अगर इस इंडियन बंकर को देखें तो ये एलिवेशन के पॉइंट पर था, यानी कि ऊंचाई पर। और अगर कोई इस तरह की इंस्टॉलेशन बुलंदी पर हो तो उसके पास बेहतर एंगल ऑफ अटैक रहता है, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मन को ज़्यादा इफेक्टिवली इंगेज कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने इसे डिसएडवांटेज में होते हुए भी इस बंकर को कामयाबी के साथ डिस्ट्रॉय किया है। और इस बंकर में ऑब्वियसली जो सोल्जर्स थे इंडिया के वो भी बच नहीं पाए होंगे। इसी के साथ साथ इंडियन साइड पर भी विजुअल्स निकल कर सामने आ रहे हैं कि इंडिया के कम से कम 3 सोल्जर्स कंफर्म मारे गए हैं, जबकि कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि 6 के करीब इंडियन सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन अभी तक जो कंफर्म फिगर है वो 3 सोल्जर्स का है, जबकि मल्टीपल जख्मी हैं। इसके साथ साथ इन इंडियन सोल्जर्स की बॉडीज़ वगैरह की पिक्चर्स भी निकल कर आई हैं और कुछ इंडियन सोल्जर्स जो कि ज़ख्मी हुए थे उन्हें एम्बुलेंस वगैरह लेकर जा रही थी, वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर आप इन इंडियन सोल्जर्स की बॉडीज़ की एक्सक्लूसिव इमेजरी देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अब जब मैं आपको इसके पीछे की रीज़न बताऊँगा तो आप इस पूरे मामले को बआसानी समझ जाएंगे। इससे पहले हम काठुआ में बड़े अटैक्स देख चुके हैं इंडियन आर्मी पर, और ये अटैक्स कश्मीरी मुजाहमती ग्रुप्स की तरफ से किए गए थे। इन काठुआ अटैक्स पर हमने 2 डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें काठुआ के जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स थे और क्या क्या उस वक्त अपडेट्स थी वो तमाम दिखाई हुई हैं। उन दोनों वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, सो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप इस पूरे सिनेरियो को समझ सकें। पहला अटैक जो इंडियन आर्मी पर हुआ या पहली एम्बुश, वो 21 मार्च से 24 मार्च तक चली, यानी कि एम्बुश हुई 21 मार्च को। उसके बाद इंडियन मिलिट्री ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया जो कि 24 मार्च तक जारी रहा। इंडिया वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंडियन सोल्जर मारा गया, 2 जख्मी हुए कश्मीरी फाइटर्स के अटैक में, जबकि इंडिया का जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया था वो इस पर खामोश रहा। उन्होंने इंजरीज जरूर रिपोर्ट की कि कुछ इंडियन सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं। अभी इस अटैक से इंडियन आर्मी संभल ना पाई थी कि 26 मार्च को एक और अटैक हो जाता है काठुआ के ही एरिया में। पहला अटैक काठुआ के हीरानगर के एरिया में हुआ था, जबकि ये काठुआ के एक साउदर्न एरिया में हुआ था। 26 मार्च को होने वाला ये अटैक पहले अटैक से भी ज़्यादा डेडली था। इसमें ऑफिशियली इंडिया एक्नॉलेज करता है कि उसके 4 सोल्जर्स मारे जाते हैं, जबकि कश्मीरी फाइटर्स क्लेम करते हैं उनके जो प्रो कश्मीरी ऑफिसर्स हैं वो 20 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ बताते हैं। और ये ऑपरेशन भी 26 मार्च से 28-29 मार्च तक जारी रहता है। तो ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 हफ्ते में 2 बड़े अटैक्स थे जिनमें इंडियन आर्मी को काफ़ी बड़े नुकसान झेलने पड़े, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया कोई खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सका। अभी इन 2 अटैक से भी इंडियन आर्मी संभल ना पाई थी कि 31 से 1 अप्रैल के दरमियान एक और इनकाउंटर शुरू हो जाता है काठुआ में। उसके बारे में अभी हमारे पास इन्फो नहीं है, लेकिन इंडियन सोल्जर्स की इंजरीज की इतलात हैं और एक मुजाहमती ग्रुप का कारकुन न्यूट्रलाइज होने की भी इतलात हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। जब ये तीसरा इनकाउंटर शुरू होता है तो साथ ही इंडियन आर्मी पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अटैक शुरू कर देती है। अब वो इंडियन मीडिया जो कह रहा है कि बटाल सेक्टर पर फायरिंग पाकिस्तान की इस वजह से की गई
बिकॉज वहाँ से कुछ दहशतगर्द आ रहे थे या पाकिस्तानी आर्मी या एसएसजी आ रही थी, जैसा कि इससे पहले इंडिया के डीजी पुलिस ने भी कहा कि हमारे मुल्क में पाकिस्तानी आर्मी ने आके सर्जिकल स्ट्राइक की और फिर वो चले गए। तो दोस्तों मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ कि जो काठुआ का रीजन है वो जम्मू से साउथ ईस्टर्न साइड पर है, जबकि ये जो बटाल का रीजन है ये एलओसी के बहुत करीब है और ये ऑपोजिट साइड पर पड़ता है उससे। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि हमले आप पर एक दूसरे शहर में हो रहे हों, लेकिन गुस्सा आप जाके जब आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो आप एलओसी को हॉट करने का फैसला करते हैं, और उससे भी क्या आपने कोई मकासद हासिल कर ली है? कुछ भी नहीं, उल्टा आपका ही बंकर डिस्ट्रॉय हो गया, आपके सोल्जर्स की कैजुअलिटी ज़्यादा हुई। ओबियसली पाकिस्तानी साइड पर कैजुअलिटी हुई, जख्मी हुए, और हमारे लिए हमारा एक सिविलियन या एक सोल्जर उसकी जान बहुत कीमती है, लेकिन क्या इंडिया को उससे कुछ मिला? कुछ भी नहीं। और क्या इंडिया ने काठुआ में अपनी नाकामी छुपा ली? नहीं। पाकिस्तान में जब जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ तो पाकिस्तान ने वो जितने भी टेररिस्ट थे वो एलिमिनेट किए, उनकी पिक्चर्स तक भी मंजरेआम पर आई, वो आपको एक्स पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। और रिसेंटली भी बीएलए के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिनमें 20 से ज़्यादा बीएलए के टेररिस्ट मारे गए हैं। उन पर इंशाल्लाह हम आने वाले कुछ दिनों में आप वीडियो बना के डिटेल्स उनकी बताएंगे। तो दोस्तों एलओसी पर जो रिसेंट सिचुएशन है उसके बारे में हमारे पास यही अभी इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में मजीद भी अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो हम अपने मेन चैनल एएम रात पर भी उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।